So good morning all. This is another video. In this video, we discuss on how to convert ER diagram into relational table. Right? So when we design ER diagram, जब हम ER diagrams complete design कर लेते हैं, तब हमारा next step आता है कि हम उसको relational tables में कैसे convert करें. और relational table ही हमारे database में हम just create करते हैं. So this is also important steps when we want to convert ER diagram into relational table. So कुछ rules होंगे इसमें कि हम ER diagrams को कैसे किस rules के हिसाब से कितनी tables बनेंगी, कितने columns होंगे, किन columns की क्या constraints apply होगा, तो उस तरीके से हम सारा concept इस पर discuss करेंगे कि ER diagram को relational tables में conversion उसका. ये टॉपिक आपका थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस गेट के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन जनरली आपको मिल जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो इसमें हम कुछ रूल्स देखेंगे. ईआर डायग्राम हमें आता है बनाते. ईआर डायग्राम में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, एंटिटीज होती हैं, टाइप्स ऑफ एंटिटीज होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं और टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं. सो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस किस कॉन्सेप्ट को कैसे कैसे हमें ट्रांसलेट करना है. सो रूल 1 की अगर हम बात करें, फॉर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट ओनली सिंपल एट्रीब्यूट्स, राइट, ये आई थिंक विंडो के नीचे है, सिंपल एट्रीब्यूट्स. हम जानते हैं सिंपल एट्रीब्यूट्स क्या होता है, जिस एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सिंपल हो, कंपोजिट ना हो, फर्दर 2 और 3 उससे सब एट्रीब्यूट से मिलके ना बना हो, उसको हम बोलते हैं सिंपल एट्रीब्यूट. और स्ट्रॉन्ग एंटिटी का मीनिंग ये होता है कि वो एंटिटी जिसके पास एटलीस्ट 1 एट्रीब्यूट है जिससे वो उसको यूनिकली सफिशिएंट आइडेंटिफाई करते हैं, राइट. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एन एंटिटी, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, एन एंटिटी इज मैप इनटू ए रिलेशन, एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल विल बी एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी. तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप एक स्टूडेंट एक एंटिटी है और उस स्टूडेंट एंटिटी में स्टूडेंट आईडी SID प्राइमरी की है, इसलिए हमने बोला स्ट्रॉन्ग एंटिटी. और सारे एट्रीब्यूट अगर सिंपल हैं, सिंपल एट्रीब्यूट हैं, तो उसका कन्वर्जन कुछ इस तरीके से होगा. इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितने भी एट्रीब्यूट्स इधर हैं, सपोज इधर 3 एट्रीब्यूट्स हैं, 1, 2 और 3, तीनों एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे लिया जाएगा 1, 2 एंड 3, और जो एंटिटी सेट का नेम है वही हम किसका नाम रखेंगे, इस टेबल का नाम रखेंगे. और उसकी जो प्राइमरी की इधर पर है, ये प्राइमरी की है, तो सेम प्राइमरी की हम कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे, राइट. तो ये हमारा एक सिंपल सा कन्वर्जन था कि जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और सिंपल एट्रीब्यूट्स है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी टेबल में कन्वर्ट होगी, जितने एट्रीब्यूट्स उसके साथ होंगे सेम एट्रीब्यूट्स उसके कॉलम्स बनेंगे इंक्लूडिंग प्राइमरी की, राइट. अगर अब हम बात करें स्ट्रॉन्ग एंटिटी विथ कंपोजिट एट्रीब्यूट, राइट. कंपोजिट एट्रीब्यूट का मीनिंग हमें पता है कि जिसमें उसके सब एट्रीब्यूट्स होते हैं. यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो नेम एक हमारा क्या है, नेम हमारा एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है. कंपोजिट एट्रीब्यूट का मतलब क्या है कि ये हमारा 2 या सब पार्ट से मिलकर बना है. ये सब एट्रीब्यूट्स है उसका, सब एट्रीब्यूट्स 1, ये है उसका सब एट्रीब्यूट्स 2, राइट. यहाँ पे एंटिटी कौन सी है हमारी है, ये हमारी कौन सी है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है. और एट्रीब्यूट हमारा कौन सा है, एट्रीब्यूट हमारे पास है कौन सा, कंपोजिट एट्रीब्यूट, राइट. इसका कन्वर्जन किस तरीके से पढ़ेंगे, इसका कन्वर्जन होगा, जो एंटिटी का नाम है, जो एंटिटी का नाम है वो हमारा रहेगा टेबल का नाम, ये हमारा टेबल है, राइट. जितने भी सिंपल एट्रीब्यूट है ये सारे सिंपल एट्रीब्यूट थे, इसीलिए हमने इनको क्या किया, डायरेक्ट कॉलम में लिया जो हमने पहले देखा है. और इधर पे जितने भी इसके कंपोजिट एट्रीब्यूट के सब पार्ट थे, राइट, उनके दोनों पार्ट को हमने क्या किया, सेपरेट क्या लिया, कॉलम से लिया, कॉलम 1 और कॉलम 2. ये हमारे कौन से थे, कंपोजिट एट्रीब्यूट, राइट. ये हमारा कौन सा था, कंपोजिट एट्रीब्यूट. तो रूल्स क्या हुआ कि जितने भी सिंपल एट्रीब्यूट है उनको सिंपल कॉलम्स में कंसीडर करना है, और जितने भी कंपोजिट एट्रीब्यूट है तो कंपोजिट एट्रीब्यूट नेम को ना लेके हमने नेम के सब जो एट्रीब्यूट्स थे उनको एज ए कॉलम कंसीडर किया, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, राइट. इसके बाद जो तीसरा केस बन सकता है हमारा, स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट विथ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट. मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स क्या होता है, जिसकी मल्टीपल वैल्यू पॉसिबल हो. यहाँ पे स्क्रीन पे हम देख पा रहे हैं कि मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट का जो नोटेशन है ER डायग्राम में वो डबल उससे है. ये हमारा क्या है,
मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, राइट। एट्रीब्यूट है हमारा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, इसकी मल्टीपल वैल्यू पॉसिबल है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर हमने इसको ध्यान से देखेंगे, अगर हमने ऐसा किया कि एक सेकेंड, ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये हमारी स्टूडेंट्स जो टेबल है, इस स्टूडेंट्स टेबल में, इस स्टूडेंट्स जो टेबल है, इस स्टूडेंट्स टेबल में अगर एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 101 और उसके सपोज 3 मोबाइल नंबर हैं 9988 और 77, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो डेटा है, ये डुप्लीकेट डेटा बार बार रिपीट होगा जितनी टाइम्स यहाँ पे मोबाइल नंबर उसके मल्टीपल होंगे। यहाँ पे अगर 3 मोबाइल नंबर है तो 3 बार इनकी एंट्री डुप्लीकेट होगी। इसीलिए इसका कन्वर्जन कैसे होता है कि इसके लिए हम क्या करते हैं, जो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स है उसको हम एक सेपरेट टेबल्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पे जो सिंपल एट्रीब्यूट्स थे विथ स्टूडेंट के साथ कॉलम 1 कॉलम 2, एंड जो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी रोल नंबर के साथ जो उसकी प्राइमरी की थी और प्राइमरी की के साथ उसका वो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे एक नई टेबल बनेगी, इसको जो न्यू टेबल बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स होंगे तो नंबर ऑफ टेबल 2 बनेंगी हमारी, जबकि अभी तक के सिंपल वैल्यू और कंपोजिट वैल्यू एट्रीब्यूट्स में एक ही टेबल क्रिएट होती थी। पर यहाँ पे जब मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स होगा तो 2 टेबल्स क्रिएट होंगी, एक होगी सिंपल एट्रीब्यूट्स के लिए और कंपोजिट अगर है, और दूसरी सेपरेट टेबल क्रिएट की जाएगी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स के लिए, राइट। अब तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस होगा, अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, राइट। सिंपल स्ट्रॉन्ग एंटिटी विथ तीनों केस डिस्कस करने के बाद अब हम जब एक एंटिटी वो बनाते हैं टेबल में, जब हम एंटिटी डायग्राम्स बनाते हैं तो 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो एंटिटी आएगा जो हमने डिस्कस किया, अभी और भी डिस्कस करेंगे, और दूसरा होता है रिलेशन। तो रिलेशन के लिए भी किस तरीके से टेबल क्रिएट होंगी इसको हम लोग अभी देखते हैं, क्योंकि रिलेशन किस तरीके से बन सकते हैं हमारे रिलेशन। हमने जनरली देखा है मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, वन टू मैनी और वन टू वन, 4 पॉसिबल केस बनते हैं। इन चारों के लिए हम अभी देखेंगे कि किस तरीके से रिलेशन टेबल्स क्रिएट होंगी। सो अगर मैनी टू मैनी रिलेशन है तो मैनी टू मैनी रिलेशन को जनरली हम इस तरीके से देखते हैं, ये हमारा मैनी है और ये भी हमारा क्या है, मैनी रिलेशन है, राइट। इसको हम m, n लिख सकते हैं, मैनी टू मैनी रिलेशन। इसमें क्या है कि जो जिस तरीके का ये रिलेशन बनाया गया है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि अगर यहाँ पे एम्प्लॉयज है और ये हमारा, एक सेकेंड, सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 एंटिटी हैं, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। और 1 to 1 नोटेशन का मीनिंग ये होता है कि एक एम्प्लॉय का जो इंस्टेंसेस है वो मल्टीपल डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, इसमें हमने ऐसा एज्यूम किया है, और एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो एम्प्लॉय E1 है ये केवल D1 डिपार्टमेंट में काम करता है, जबकि जो E2 एम्प्लॉय है ये किस में काम करता है, D1 और D2 में काम करता है। और इसी तरीके से D1 के केस में बात करेंगे तो जो एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 का काम करता है। मतलब यहाँ पे m, n की रिलेशनशिप जो क्रिएट हुई, इसीलिए इसको बोलेंगे हम मैनी टू मैनी। तो जब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनता है उस केस में 3 टेबल्स क्रिएट होंगी, राइट। जब भी मैनी टू मैनी होगा तो एक टेबल बनेगी, टेबल 1 पहली एंटिटी के लिए, टेबल 2 बनेगी दूसरी एंटिटी के लिए, और एक टेबल जो 3 बनेगी वो बनेगी हमारी रिलेशनशिप के लिए, राइट। तो इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है, इसमें वो सारे एट्रीब्यूट्स आएंगे जो एम्प्लॉयड के हैं, इसमें वो सारे एट्रीब्यूट कंसीडर किए जाएंगे जो डिपार्टमेंट्स के हैं। पर जो रिलेशन का टेबल है उसमें क्या कंसीडर किया जाएगा, जो यहाँ पे दिखाया गया है रिलेशन की टेबल में, जो रिलेशन टेबल है इसमें प्राइमरी की पहली टेबल की, प्राइमरी की दूसरी टेबल की, और अगर कोई रिलेशन वाला एट्रीब्यूट है तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा। तो जो तीसरी टेबल बनी उसमें 3 चीजें कंसीडर करेंगे, तीन कॉलम्स होंगे। पहला कॉलम
पहले एंटिटी का प्राइमरी की, दूसरा कॉलम दूसरी एंटिटी की प्राइमरी की, और तीसरा कॉलम या चौथा कॉलम अगर उसमें कोई भी रिलेशन वाला एट्रीब्यूट है। जैसे यहाँ पे हम बात करें, जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे तो सिंस क्या है, रिलेशन, रिलेशन वाला एट्रीब्यूट है, राइट। इसलिए हमने इसको यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिया। तो ये हमारा जब मैनी टू मैनी रिलेशन है तो तीन तरीके से बनेगा, दोनों की प्राइमरी की और रिलेशन वाला एट्रीब्यूट, राइट। अब हम बात करते हैं मैनी टू वन। तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, जो मैनी टू वन का एक नोटेशन है जिसमें एरो जाता है वन की तरफ, और उसका जैसे एक केस, एक हमारा एग्जाम्पल लिया जिसमें स्टूडेंट और कोर्स, इसका कॉन्सेप्ट ये हुआ मैनी टू वन का कि एक स्टूडेंट केवल और केवल एटलीस्ट एक ही कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो दो एंटिटी सेट हमारे पास हैं, एक हमारा है, एक हमारे पास है स्टूडेंट और दूसरा हमारे पास है कोर्स। और यहाँ पे एक और चीज आपने इसमें देखा होगा कि इसमें क्लियर मेंशन है कि वन स्टूडेंट कैन एनरोल एट मोस्ट वन कोर्स, मीन्स एक स्टूडेंट केवल और केवल एक ही कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकता, जबकि एक कोर्स में एक से ज्यादा स्टूडेंट एनरोल हो सकते। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर एक स्टूडेंट केवल और केवल एक ही कोर्स में पार्टिसिपेट है। ऐसा नहीं है कि S2 दो कोर्सेज से एसोसिएट हो, लेकिन यहाँ पे इंजीनियरिंग जैसे आपने देखा कि ये मल्टीपल स्टूडेंट्स को से रिलेशन क्रिएट कर रहा है, इसलिए एक किस टाइप का रिलेशन होगा, मैनी टू वन। स्टूडेंट केवल और केवल एक ही, मैक्सिमम एक ही कर सकता है पार्टिसिपेशन जो यहाँ पे दिख रहा है, और इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है, केवल और n नंबर हो सकता है, राइट। तो इसको जब हम लिखते हैं तो ये हमारा किस तरीके से होगा, यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हमारा होगा, ये हमारा होगा m और 1। तो जब इस तरीके का रिलेशन है तो उसके लिए टेबल कैसे क्रिएट होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें हम कि हमारे पास एग्जाम, जैसे यहाँ पे यहाँ पे आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल में हमने दो टेबल ली, ए और एक टेबल है बी। इसमें एक मैनी टू मैनी, मैनी टू वन अगर रिलेशन है तो इसके लिए टेबल का जो दो टेबल बनेगी, पहली टेबल जो बनेगी, दो टेबल्स क्रिएट होंगी। एक टेबल होगी जिसमें जो वन की तरफ रिलेशन है, इसमें ये हमारा वन है और ये हमारा मैनी की है। तो जिस तरफ एरो होगा, जिस तरफ से एरो होगा, मतलब जो वन का केस है उसमें उसके दोनों एट्रीब्यूट प्लस मैनी वाली प्राइमरी की। जैसे इस केस में बात करेंगे तो इसमें केस में क्या बनेगा, एक स्टूडेंट जो टेबल बनेगी, स्टूडेंट्स टेबल में, स्टूडेंट्स टेबल में क्या बनेगा, स्टूडेंट्स टेबल में आप देखोगे कि स्टूडेंट के सारे एट्रीब्यूट होंगे प्लस प्राइमरी की किसकी होगी, कोर्स वाली टेबल की होगी, राइट। इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे होगे कि जिस तरफ एरो है बी की साइड, वो उसकी प्राइमरी की भी किसमें ली गई, यहाँ पे ए आर में। और जिस तरफ मैनी रिलेशन है, जिसके जैसे यहाँ पे कोर्सेज अगर इसको हम माने, ये हमारा ये स्टूडेंट हुआ और इसको माने तो ये हमारा क्या, कोर्स हुआ। तो इसको अगर हम दो बनाएंगे तो एक तो टेबल बनेगी स्टूडेंट्स की और एक टेबल बनेगी हमारी कोर्स की। पर इसमें एक चीज क्या होगी, प्राइमरी की भी ऐड की जाएगी कोर्स वाली टेबल की, राइट। तो ये चीज इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। जबकि प्रीवियस केस में हमने देखा था मैनी टू मैनी में कि तीन टेबल बनती हैं, एक रिलेशनशिप के लिए भी टेबल बनती है। जबकि मैनी टू वन केस में अगर हम बात करेंगे तो केवल और केवल दो ही टेबल बनेंगी, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक इसमें ये रहेगा कि जो मैनी वाली है, जिस साइड वन लिखा हुआ है उसकी प्राइमरी की को ऐड कर देते हैं जहां पे मैनी लिखा हुआ है, जैसे स्टूडेंट वाले केस में, राइट। तो ये हमारा मैनी टू वन के लिए। सेम केस वन टू मैनी के लिए होगा कि उसमें भी वन की साइड जिस तरफ एरो है उस तरफ वाली प्राइमरी की को ऐड किया जाएगा जिस साइड से एरो डाउन है। इसको रीड करने का तरीका होता है मैनी टू वन। जैसे एग्जाम्पल में बहुत क्लियरली लिया गया, स्टूडेंट्स वाला भी ले लिया, ए एंड बी वाला भी ले लिया, सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनी टू वन रिलेशनशिप, राइट। सो ये इस तरीके से इसको ऐड किया जाएगा और इसमें दो ही टेबल बनेंगी। तीसरा केस बनता है वन टू वन। वन टू वन जब केस बनेगा तो हमने वहां पे देखा है कि एक हम प्राइमरी की बोरो करते हैं किसकी, मैनी वाले केस से, जिस साइड एरो होता है। तो इसमें दोनों साइड एरो है या दोनों साइड वन ही है, तो इसमें वन वाली टेबल में एक प्राइमरी की अपोजिट वाली टेबल की आएगी। लेकिन इसमें दोनों ही वन है तो आपके दो केस टेबल, इसमें भी दो ही टेबल बनेंगी, इसमें भी दो ही टेबल बनेंगी दोनों एंटिटी के लिए। पर इसमें दोनों पॉसिबल है, या तो आप जो B1 है वो A1 के साथ एसोसिएट करो, या फिर जो B2 वाली
प्राइमरी की है वो इसके साथ एसोसिएट करो, राइट, सॉरी इसको नहीं, ये तो ठीक है, इसको एसोसिएट करो, ये प्राइमरी की है, और ये भी यहाँ पे क्या है, प्राइमरी की है। तो दो पॉसिबल केसेस हैं, या तो आप बी की प्राइमरी की इसके साथ ऐड करो, या फिर ए की प्राइमरी की आप इसके साथ ऐड करो। तो इसमें जब 1 to 1 होगा तो दोनों केस पॉसिबल हैं, और रिमेन जस्ट याद रखना कि इसमें केवल और केवल दो ही टेबल बनेंगी, लेकिन एट्रीब्यूट किस तरीके से क्रिएट होंगे वो यहाँ पे आपको दिखाया गया कि आपको अपोजिट टेबल से उसकी प्राइमरी की लेनी पड़ेगी। तो इसमें दो पॉसिबल केस हैं, दोनों ही सेम है, आप कोई सा भी ले सकते हो, दोनों ही वैलिड है, दो ही टेबल क्रिएट होंगे। तीसरा केस अगर हम बात करें कि कार्डिनेटी टोटल पार्टिसिपेशन है, टोटल पार्टिसिपेशन का हम पहले भी देख चुके हैं कि हर एंटिटी का पार्टिसिपेशन करना जरूरी है, राइट। इसको एक सेकंड देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब ईच एलिमेंट्स को किसी भी सेट के, जब ईच एंड एवरी एलिमेंट को इस रिलेशनशिप में, जो एक रिलेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है आर, इस रिलेशन में पार्टिसिपेशन करना कंपलसरी है, और जब कंपलसरी हो जाता है तो उसको बोलते हैं टोटल पार्टिसिपेशन। और जब टोटल पार्टिसिपेशन होता है तो हम उनको अपने ईआर डायग्राम्स में हमेशा डबल लाइन से शो करते हैं। तो यहाँ पे अगर डबल लाइन है, इसका मतलब है कि इसके हर एलिमेंट्स को और इसके भी हर एलिमेंट्स को इस रिलेशन में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। ऐसे हमने लास्ट केस में देखा था कि कोई ब्रांचेस में पार्टिसिपेट नहीं है, कोई स्टूडेंट, वो पॉसिबल था, पर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होगे दोनों साइड टोटल पार्टिसिपेशन के साथ कंस्टेंट है। तब क्या होगा, तब केवल और केवल एक ही टेबल बनेगी, और उस टेबल में दोनों की प्राइमरी की आएगी और दोनों के एट्रीब्यूट्स आएंगे। तो जब टोटल पार्टिसिपेशन के साथ एंटिटी इंस्टेंसेस है रिलेशनशिप में, तो केवल एक ही टेबल बनानी है और दोनों की एट्रीब्यूट्स के साथ, और दोनों की जो प्राइमरी की है A1 और A2, उनको कंबाइंड हम इसकी प्राइमरी की डिक्लेयर करेंगे। तो ये कांस्टेंट रहेगा टोटल पार्टिसिपेशन विद बोथ साइड। अब एक कॉन्सेप्ट है वीक एंटिटी का। वीक एंटिटी का हम बहुत अच्छे से समझते हैं कॉन्सेप्ट को, हमने पहले भी देखा है वीडियोस में, जिसने नहीं देखा प्लीज उसको एक बार रीड जरूर, वॉच जरूर करें। ए रिलेशन है, ये हमारा है वीक एंटिटी। वीक एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि उसके पास प्राइमरी की नहीं है, इसीलिए हम एक एट्रीब्यूट को मिला के स्ट्रॉन्ग एंटिटी के किसी प्राइमरी के साथ, इसको बोलते हैं पार्शियल की, इस पार्शियल की और इसकी ये जो प्राइमरी की है, इनके साथ मिलके हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, इस रिलेशन को वीक एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है। और जब भी वीक एंटिटी बनती है तो यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन होता है, और इसको हम बोलते हैं वीक रिलेशन, राइट। ये जब, लेकिन जब इसके पास प्राइमरी की नहीं है तो इसको ऑब्वियसली एक दूसरे की जरूरत होती है अपने आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसका भी सिंपल सा तरीका है, इसमें भी दो ही टेबल बनेंगी, टोटल नंबर ऑफ टेबल अगर वीक रिलेशन में बात करें तो दो बनेंगी। एक बनती है हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए, जो हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए एक टेबल बनेगी, और वीक एंटिटी के लिए एक टेबल बनेगी, पर उसमें प्राइमरी की को ऐड किया जाएगा स्ट्रॉन्ग एंटिटी के, राइट। तो ये हमारी दो ही टेबल बनेंगी इसमें, एक प्राइमरी की स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए और एक टेबल बनेगी वीक एंटिटी के लिए, लेकिन उसमें एक एट्रीब्यूट ऐड किया जाएगा स्ट्रॉन्ग एंटिटी का। तो ये हमारा टोटल कन्वर्जन है कि हम कैसे अपने ईआर डायग्राम को इसमें करेंगे, एंटिटीज को कैसे करेंगे, स्ट्रॉन्ग एंटिटी विथ सिंपल एट्रीब्यूट, विथ कंपोजिट एट्रीब्यूट एंड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट के केस में दो टेबल्स बनती हैं एक की जगह। रिलेशनशिप की बात करेंगे तो केवल मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जब हम बनाएंगे तब 3 टेबल बनेंगी, अदरवाइज 2 ही टेबल बनेंगी। केवल एट्रीब्यूट्स जरूर हमें देखना पड़ेगा कि किसमें कैसे कॉलम्स क्रिएट करना है। और वीक एंटिटी वाले केस में वीक एंटिटी की टेबल के साथ एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी के प्राइमरी की को हम बनाते हैं, तो हमारी इसमें 2 ही टेबल बनती हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी। तो ये हमारा पूरा वीडियो है कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ईआर डायग्राम्स को कन्वर्ट रिलेशनल टेबल। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो थ्योरी प्लस गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। थैंक यू।